हाय एवरीवन। इनकम टैक्स रिटर्न, अगर ये फ्रेज सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कब फाइल करें, कैसे फाइल करें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से प्लानिंग की जा सकती है, कैसे अपना टैक्स मिनिमाइज करें, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बहुत सिंपल सहज तरीके से समझाने वाली हूं कि एक बैंक एम्प्लॉय या किसी भी सैलरीड इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अपने आप से बिना किसी आउटसाइड हेल्प के, बिना किसी को कोई सैलरी या पेमेंट दिए इसकी फाइलिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करने वाले हैं अगले साल, वो होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी कि जो भी इनकम इस साल में आप अर्न करते हैं 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक, उस साल की हुई इनकम को हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर बोलेंगे और उसकी असेसमेंट, उसका आप रिटर्न फाइल करके उसके बेसिस पे टैक्स पेमेंट वगैरह करेंगे उससे अगले साल में, जिसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 के अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्स प्लान और फाइल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न बैंक एम्प्लॉयज या किसी भी सैलरीड इंडिविजुअल के लिए ज्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1 में फाइल किया जाता है। तो आपके दिमाग में कुछ इस तरीके के सवाल आने चाहिए जो हम आपको एक बाय एक आज डिस्कस करके बता देंगे। पहले तो आपको जानना है कि आपको इनकम टैक्स फाइल करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास रेडी होनी चाहिए ताकि आप बड़ा कंफर्टेबली टाइम रहते अपना टैक्स फाइल कर सकें। फिर क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इसको फाइल करते वक्त, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं जानती हूं आपके मन में सवाल है, किस तरीके से प्लान करते हुए, किस तरीके से अपने इनकम की इन्वेस्टमेंट्स और खर्चे प्लान करके आप अपने टैक्स लायबिलिटी को सबसे कम कर सकते हैं, सबसे ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। बैंक एम्प्लॉय के केस में कौन सा फॉर्म है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो आपका ये सवाल है बहुत सिंपल उसका जवाब है कि ज्यादातर केसेस में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न 1 यानी कि सहज फॉर्म, जिसका फॉर्म का खुद का नाम ही है सहज, क्योंकि वो इतना सिंपल फॉर्मेट में दिया गया है कि कोई भी इसको आसानी से फाइल कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि ज्यादातर केसेस में आपको ITR 1 फाइल करना है, क्योंकि अगर आपकी कोई एडिशनल इनकम्स हैं जो इसके अंदर नहीं शो होती, इसकी हेडिंग्स हम अभी देख लेंगे। मोटे मोटे तौर पर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, या फिर कोई सिंपल अदर सोर्सेज की इनकम है जैसे सेविंग्स, इंटरेस्ट या डिविडेंड, तो आप बड़े कंफर्टेबली ITR 1 फाइल कर सकते हैं और आप में से ज्यादातर के केसेस में यही फॉर्म एप्लीकेबल होगा। पर अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की हैं, या जैसे कि कोई शेयर मार्केट की खरीद बेच की है, अगर आपने सिर्फ खरीदे हैं शेयर और आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी उसको सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तब भी आपको ITR 1 ही फाइल करना है। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बजाय आपने कुछ खरीद बेच की है, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ सकता है। उसकी क्लैरिटी चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्सेस में बताइए, हम उस पर भी कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल के लिए ITR 1 एक बहुत ही सिंपल फॉर्म है जिसमें आपकी जो बेसिक इनकम्स हैं वो सब की सब इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, और बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने पास रख लें तो बहुत कंफर्टेबली आप ये फाइल कर सकते हैं। वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले तो आपका फॉर्म 16, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा फॉर्म है जो आपका एम्प्लॉयर यानी कि बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, या आप कोई और सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगी, जो ये बताता है कि आपकी जो इनकम सैलरी की है, जो भी आपकी सैलरी की इनकम है उसके अंदर क्या डिडक्शंस, क्या एग्जेम्पशंस हैं, क्या आपको एडिशनल उन्होंने एडवांटेजेस दी हुई हैं जो सैलरी के अंदर आपकी जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही आपका एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होगा, यानी कि ये आपको आपका बैंक बताएगा कि आपने साल भर में कहां से कितना इंटरेस्ट कमाया है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, अगर आप लास्ट मोमेंट पे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट नहीं निकलवा पा रहे हैं, या तो अपना बैंक जाके या फिर ऑनलाइन भी आप आजकल इसको बड़ा कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, तो आप अपनी एनुअल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जितने भी बैंक अकाउंट्स में आपका खाता खुला हुआ है, आप अपनी एनुअल स्टेटमेंट उससे निकालिए और उसके थ्रू आप असेस कर लीजिए कि यहाँ पे मेरे को इतना इंटरेस्ट साल का मिला हुआ है।
इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है कि आजकल इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट इतनी जगह से इंफॉर्मेशन इतनी जगह से इंफॉर्मेशन कोलेट करती है कि आप एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा, उससे भी खोल के अपना इंटरेस्ट वगैरह के डिटेल्स देख सकते हैं। उसके अलावा एक फॉर्म 26AS, ये आपको आपकी इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वाली वेबसाइट पे ही मिलेगा, जहां पे आपको इसको खोल के बस ये देख लेना है कि आपका कितना टैक्स कहां से कटा हुआ है ऑलरेडी। यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने कुछ टैक्स डिडक्ट किया है वो आपको शो हो जाएगा, और आपका बैंक, सपोज आपने कोई एफडी खोली हुई है जिसके बेसिस पे वो टीडीएस काट रहे हैं ऑलरेडी, तो वो भी आपको शो हो जाएगा। तो कितना टैक्स आप बेसिकली ऑलरेडी पे कर चुके हैं टीडीएस के फॉर्म में, वो आपको फॉर्म 26AS, जो कि इंटरनेट ई फाइलिंग की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फॉर्म 16 बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर्म 16 जो कि आपका एम्प्लॉयर यानी कि बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आप अपनी बैंक के चाहे नेट बैंकिंग से निकाल सकते हैं, चाहे बैंक जाके निकाल सकते हैं। फॉर्म 26AS जो आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो आपको टीडीएस के डिटेल्स दे देगा। इन डॉक्यूमेंट्स में वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो भी आपको अपना फॉर्म ITR फाइल करते हुए चाहिए। तो फटाफट हम देख लेते हैं कि आप ये कैसे फाइल कर सकते हैं। ये फॉर्म 16 जो आपको सैलरी के डिटेल्स देता है, उसकी एक छोटी सी फोटोग्राफ है। तो क्या स्टेप्स फॉलो करते हुए आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाके अपना कंफर्टेबली फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते वक्त आपको अपना पैन कार्ड रेडी रखना है। पैन कार्ड का पैन नंबर, आपका जो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन वाला पैन नंबर होता है, वो आपको लॉग इन करते वक्त उसकी जरूरत होगी। उसके बाद आप पासवर्ड वगैरह डालेंगे और उसके बाद आप फाइल नाउ पे जाके असेसमेंट ईयर 2024-25 सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट करने के बाद आपको ITR 1 सिलेक्ट करना है। और आज जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ वो ओल्ड रजीम ऑफ टैक्स के अंदर है। ओल्ड रजीम और न्यू रजीम में क्या फर्क है? नए रजीम में बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं होती, पर उसमें टैक्स लाइबिलिटी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर टैक्स ब्रैकेट, सैलरी ब्रैकेट के लिए एप्लीकेबल होता है, जो कि ज्यादातर केसेस में स्पेशली बैंक एम्प्लॉयज और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। इस वजह से मैं डिडक्शंस को डिस्कस करते हुए ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूं कि आपको टैक्स फाइल कैसे करना है। अगर आपकी ऐसी जरूरत है कि आपको फायदा ज्यादा है नए रजीम में, तो प्लीज हमें कमेंट्स में बता दीजिए, हम वो वाला रजीम भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो ओल्ड रजीम के अंदर सहज फॉर्म ITR 1 के अंदर आपको कौन से हेडिंग्स के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रोवाइड करनी है। बस 5 ऐसी सिंपल हेडिंग्स हैं जिसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम, पैन कार्ड, आधार कार्ड के डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये सब आपको चेक कर लेना है। ये सब मोस्ट प्रोबेबली आपका सब कुछ ऑलरेडी फीड हुआ होगा, ऑटो पॉपुलेट हो चुका होगा आपके पैन और आधार के डिटेल्स के बेसिस पे। आपको इसको सबको चेक करके मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को वैलिडेट कर लेना है, ताकि आपका कोई भी अगर रिफंड आना है तो वो टाइम रहते कंफर्टेबली आपके पास रिफंड आ जाए। तो आपको बैंक अकाउंट नंबर चेक कर लेना है और देख लेना है कि वो एक्टिव है और वैलिडेटेड है, ताकि आपका कोई भी रिटर्न या लायबिलिटी बनती है वो आप कंफर्टेबली उस बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकें। नेक्स्ट यू हैव ग्रॉस टोटल इनकम। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, फॉर्म 16 जो आपको सैलरी के डिटेल देता है, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जितने सैलरी की हेडिंग्स होती हैं जिसमें आपकी कोई भी एग्जेम्पशंस वगैरह हैं, जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस या फिर लीव ट्रैवल कंसेशन वगैरह, तो इस टाइप की सारी डिटेल्स सैलरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में अपनी शो करनी है, जिसमें फॉर्म 16 के अंदर दी हुई ज्यादातर चीजें वहां पे आपको ऑटोमेटिकली डली हुई मिलेंगी। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस रेफरेंस कर लें अपने फॉर्म 16 के साथ।
इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं सैलरी हेड के अंदर जो भी आपका टोटल सैलरी बनती है उसमें से 50,000 रुपए कम कर दिए जाते हैं। 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन हर इंसान को सैलरी हेड के अंदर मिलती है। जो आपके कोई भी और सोर्सेस से इनकम्स है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए बैंक से, अगर वो आपके पास नहीं है तो ऑल एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS जो कि आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो कोई भी डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, तो इससे आपकी टोटल इनकम जो साल की हुई है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई अगर आपकी हाउस रेंटल इनकम है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करने का प्रोविजन होता है। कोई इंटरेस्ट उसके लिए आप पे कर रहे हैं होम लोन पे, तो वो भी उसमें डिडक्शन अलाउड होती है। इस पे डिटेल्ड वीडियो वी कैन मेक, बट ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयज की ये बेसिक जो इनकम्स हैं वो सब ग्रॉस टोटल इनकम के अंडर सहज फॉर्म में आपको बड़ा कंफर्टेबली स्टेप बाय स्टेप ज्यादातर केसेस में शो हुई पड़ी होंगी, और आपको बस क्रॉस चेक करके सेव करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आपकी आएंगी टोटल डिडक्शंस। ये आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं फाइल करने में कुछ महीने बाकी हैं, और इस पीरियड में सही तरीके से इन्वेस्ट करके आप कई सारी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। टाइम रहते अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकते हैं। तो ATC, ATD, ATTTA ये कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं जो मैं अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगी। इस सबको दिखाने के बाद कि आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बता दी, फिर अपनी पूरी सोर्सेज ऑफ इनकम बता दी, और ये भी बता दिया कि किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट्स और खर्चे हुए हैं, या किस तरीके से आपकी कुछ इनकम्स कुछ डिडक्शंस के लिए एलिजिबल हैं। तो ये इनकम से माइनस करके आपकी टैक्स लायबिलिटी को ऑटोमेटिकली असेस कर दिया जाएगा। कई और इसके अलावा कुछ भी आपने कोई टैक्सेस ऑलरेडी पे किए हैं, जैसे कि TDS वगैरह, जो मैंने आपको बताया, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म 26 AS से, जो कि आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। कोई आपने एडवांस टैक्स पे किया है 31 मार्च से पहले ही, या फिर इस वक्त आप कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, यानी आपकी कोई लायबिलिटी बन रही है और उसका अमाउंट आप टैक्स चालान के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू ही पे कर रहे हैं। बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं आजकल, बहुत कंफर्टेबली ऑनलाइन डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं आप टैक्स। तो टैक्स पे करने के बाद जो भी आपकी नेट लायबिलिटी, यानी जो भी आपका टोटल अमाउंट पे करने के लिए टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डिडक्शंस हुई हैं उसके बाद जो भी आपका टैक्स ऑलरेडी कट चुका है उसके बेसिस पे आपकी कोई लायबिलिटी बनती ही नहीं, या फिर आपकी नेगेटिव बनती है, मतलब आप ऑलरेडी ज्यादा टैक्स पे कर चुके हैं जितना आपको रिक्वायर्ड नहीं था। तो उस केस में आप बड़ा ही कंफर्टेबली अपने लिए एक रिफंड पा सकते हैं, आप एक रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम क्विकली देख लेते हैं कि आज से आपको वो किस तरीके से अपनी प्लानिंग करने की ज़रूरत है टैक्स की, ताकि आप इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके से करें कि आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो। सबसे पहली चीज है सेक्शन 80C और उससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस, जिसमें आप अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म के बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें 3 साल तक के लिए लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 3 साल तक आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने से कुछ हायर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये इक्विटी लिंक्ड है, यानी कि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है। क्योंकि ऐसा है कि ये स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, आप जानते हैं कि रिस्क फैक्टर भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो इसके कंपैरिजन में रिटर्न कम देंगे, पर वो थोड़े सेफर हैं। तो जो आपकी रिस्क एपेटाइट है, जितना आप रिस्क लेना चाहेंगे उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना अमाउंट, आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज में पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इन टाइप के प्रोविडेंट फंड में पेमेंट की जाए, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर अगर आपने कोई होम लोन लिया है उसका प्रिंसिपल को रीपे करने का अमाउंट, आप इस सेक्शन में सब कुछ एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर इनकम क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू हैव एनी पेमेंट दैट यू मेक टुवर्ड्स पेंशन फंड्स। तो 80CCC के अंडर कोई लॉन्ग टर्म में आप पेंशन फंड में अपनी कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इस स्टेज पे
इस कंट्रीब्यूशन पे, इस इन्वेस्टमेंट पे, अपने फ्यूचर रिटायरमेंट प्लानिंग के थ्रू आप इसमें भी तकरीबन 1.5 लाख की डिडक्शन पा सकते हैं। पर याद रखिए ये पूरी टोटल एक डिडक्शन 1.5 लाख की है। ये हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे कि इस पूरी तरीके की कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन 1.5 लाख की होती है। अगर आप सिर्फ इसमें कर रहे हैं तो भी, अगर आप दोनों में कुछ डिवाइड करके कर रहे हैं तो भी टोटल डिडक्शन होगी 1.5 लाख की। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 80 CCE में कि इन सारे सेक्शंस के अंदर दी हुई इंडिविजुअल डिडक्शन की ओवरऑल टोटल लिमिट 1.5 लाख यानी 1.5 लाख ही है। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा, मतलब आप सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं हैं और उसके अलावा कर रहे हैं तो ये 50,000 की ओवर एंड अबव द 1.5 लाख डिडक्शन अवेलेबल विल बी गिवन टू यू। पर आप में से ज्यादातर लोगों के केस में ये चीज ऑलरेडी आपके फॉर्म 16 में मेंशन्ड होगी कि एनपीएस में आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, मतलब बैंक या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं जहां से सैलरी ले रहे हैं, उसमें अगर आपके एम्प्लॉयर की कोई कंट्रीब्यूशन है आपका एनपीएस में 80 CCD 2 के अंडर आपको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन ओवर एंड अबव 1.5 लाख आपको मिल जाएगी। तो इसके बेसिस पे आपको तकरीबन 2 लाख पर एनम 2 LPA की आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से। नेक्स्ट, हम ज्यादातर आप में से लोगों का हेल्थ वाला एस्पेक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स आपकी ऑलरेडी सैलरी में इन द फॉर्म ऑफ एनी क्लेम्स दैट यू कैन मेक ऑलरेडी गिवन होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है या फिर आपने कोई अलग तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D के अंडर आप इसके पे किए हुए प्रीमियम्स की भी डिडक्शन ले सकते हैं। तो 25,000 रुपए का हर फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपका ये सैलरी वगैरह में इंक्लूडेड नहीं है तो। और 5,000 तक की अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी कि कोई टेस्टिंग वगैरह इस तरीके की कराई है कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर आता है, तो एनुअली 5,000 की डिडक्शन इन एक्सपेंसेस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या सैलरी में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो आपको ज़रूर उसके बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें किसी अनहोनी के अगेंस्ट या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में जब आपको बहुत ज़्यादा अचानक से मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने पड़ सकते हैं। तो 25,000 तक के इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सेक्शन 80D में आप क्लेम कर सकते हैं। फाइनली 80TTA भी एक बहुत सिंपल सी रेलेवेंट डिडक्शन है जो मैं कई बार देखती हूँ लोग भूल जाते हैं क्लेम करना, जो कि आपके सेविंग्स अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट आपको आ रहा है तो उस पे आप डिडक्शन ले सकते हैं। एक सिंपल सी 10,000 रुपीज तक की डिडक्शन है 80TTA। अगर आप रिटायरमेंट एज के पार हैं, अगर आप रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो इसके बजाय आपके लिए एप्लीकेबल होगा 80TTB और उसमें कोई भी इंटरेस्ट है FD वगैरह सेविंग्स के अलावा भी वो सब इनकॉर्पोरेट होके ये अमाउंट 50,000 हो जाएगा रादर देन 10,000। और अगर आप नॉर्मल सैलरीड इंडिविजुअल हैं जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं या आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, तो इस केस में आप FD या RD का इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड करेंगे ये डिडक्शन क्लेम करते वक्त। आप इस केस में FD या RD का इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड कर सकते। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट डिडक्शंस थी, यानी कि 80C और उसके रिलेटेड सेक्शंस जैसे 80CCD NPS के लिए, जिसमें आप तकरीबन 1.5 लाख प्लस 50,000 से 2 लाख तक की अपनी इनकम की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें आप में से कुछ लोगों के केस में ऑलरेडी आपके फॉर्म 16 में मेंशन्ड होंगी, सैलरी वाले फॉर्म में, क्योंकि आपने इन्फॉर्म किया होगा अपने एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी। तो
उसके अलावा आपको ज़रूर याद रखना है कि 80D के अंदर आप अपनी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपने प्रीमियम्स पे किए हैं, और 80TTA के अंडर आप अपनी सेविंग्स अकाउंट की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना सिंपल है। आपको बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, अपने फॉर्म 16 के और बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से सैलरी और इंटरेस्ट वगैरह का अमाउंट शो करना है। कुछ ये 3-4 सेक्शंस आपको याद रखने हैं अपनी डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, और फाइनली आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी आपको कंफर्टेबली वो पे कर लेनी है या रिफंड के लिए क्लेम डाल देना है। इससे आप जानते हैं कि आज ही से आप हल्का सा अपनी प्लानिंग रखें, इन्वेस्टमेंट्स को आज ही चेक कर लें, तो 31 मार्च आते ही फटाफट ये डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बहुत जल्दी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपने टैक्सेस बचा सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक्ड दिस कॉन्टेंट, if you have any doubts, you can ask us in the comment section, and if you like this content, please subscribe to our channel and we'll continue to come up with important relevant information for you. Thank you.